By proceeding into the video, you are agreeing that you have read the disclaimer. तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू मनु का ज्ञान। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 15 नीलकंठ। तो नीलकंठ जो चैप्टर है इसकी शुरुआत होती है महादेवी वर्मा जी से। तो ये जो महादेवी वर्मा जी हैं अपने किसी अतिथि को स्टेशन पर पहुंचाकर लौट रही थी कि उन्हें उस दुकान का ध्यान आया जहां तरह तरह के जानवर और पक्षी बेचे जाते हैं। उन्होंने अपने ड्राइवर को आदेश दिया, ड्राइवर ज़रा उधर को गाड़ी घुमा लो जहां पर तरह तरह के पक्षी बेचे जाते हैं। तो उसने वैसा ही करा। दुकान पर गाड़ी के रुकने से पहले ही जो चिड़िया वाला था जिसका नाम था बड़े मियाँ, वो ड्राइवर को इशारा करके रोकने लगे। उन्होंने ड्राइवर को हाथ दिखाकर रोकने की कोशिश करी। लेखिका को उन्होंने सलाम करा और उन्हें बताया कि शंकरगढ़ का कोई शिकारी 2 मोर के बच्चे दे गया है, 1 मोर और 1 मोरनी, मतलब 2 मोर देकर गया है। वो मोर के पंजों से दवा बनाते हैं, दवा बनाई जाती है, इसलिए बहुत से लोग उसे खरीदने आए थे। परंतु लेखिका का नाम लेकर जो बड़े मियाँ थे, मतलब वो जो दुकान वाला था, वो सबसे यही बोलता रहा कि उन्होंने इन मोरों को तो बेच दिया है। लेखिका जानती थी कि बड़े मियाँ की बातें जल्दी समाप्त नहीं होंगी, इसलिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने मोर के बच्चों के लिए 35 रुपये दिए। 35 रुपये उस समय बहुत ज़्यादा होते थे, तो उन्होंने 35 रुपये दे दिए और अपना पीछा छुड़ा लिया बड़े मियाँ से। नहीं तो ना जाने वो कितनी बातें करता। पिंजड़ा लेकर गाड़ी में वो बैठ गई। कार में जल्दी जैसे ही मोर के बच्चे रखे गए पिंजड़े के अंदर, कार के अंदर, तो ऐसा लग रहा था मान लो कि वो पिंजड़ा ही उड़ने वाला है। इतनी ज़्यादा वो लोग झटपट कर रहे थे, इधर उधर हिल रहे थे और हलचल कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या होता है कि घर पहुँचने पर सब लेखिका से कहते हैं कि वो ठग गई हैं। सब लोग बोलते हैं, अरे बेटा तुम इतना महंगा लिया है, तो बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। वे मोर के नहीं, तीतर के बच्चे हैं। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं घर वाले कि है ना, ये तो मोर के बच्चे नहीं है, तो तीतर के बच्चे हैं। लेखिका को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आती है और वो चिढ़ जाती हैं। उन्होंने पिंजड़े अपने अध्ययन कक्ष में रखवा लिए, जहाँ पर वो रिसर्च वगैरह करती होंगी। अध्ययन कक्ष बोलते हैं जहाँ पर रिसर्च वगैरह करते हैं। उनका एक रूम होगा, रिसर्च रूम, वहाँ पर उन्होंने इन मोर के बच्चों को रखवा लिया। पिंजड़ों का दरवाज़ा खोलते ही दोनों निकलकर कमरे में पता नहीं कहाँ चले गए। तो जैसे ही पिंजड़े का दरवाज़ा खोला तो वो दोनों मोर के बच्चे इधर उधर चले गए। उनके लिए कटोरी में सत्तू की गोलियां और पानी रखा गया कि ये दोनों क्या कर पाएँ, कटोरी के अंदर से सत्तू की गोलियां और पानी पी सकें। दोनों बच्चे मेज के नीचे तो कभी अलमारी के पीछे लुकते छिपते रहे, मतलब कभी वो मेज के पीछे हो जाते, कभी अलमारी के पीछे छिप जाते। दिन भर इधर उधर छुपे रहकर रात को वे आराम से आते थे, खाना पीना खाते थे और फिर दोबारा सो जाते थे। 1-2 दिन में उनका डर खत्म हो गया, मतलब अब वो डर नहीं रहते। तो वो पूरे कमरे का चक्कर लगाने लगे, आराम से पूरे कमरे के अंदर घूमने लगे। पहले वो छुप रहे थे इधर उधर, लेकिन अब वो आराम से घूमने लगे। उनके कारण लेखिका को कमरे में दरवाज़ा सदा बंद, जो कमरे का दरवाज़ा था वो हमेशा कमरे का दरवाज़ा बंद ही रखना पड़ता था उनकी वजह से, कि कहीं ये भाग ना जाए। उन्हें डर था कि कहीं उनके जो पालतू बिल्ली है, और एक और डर भी था उन्हें कि जो उनका कमरे का दरवाज़ा था बंद रखने की एक और वजह ये थी कि लेखिका के पास एक पालतू बिल्ली भी थी जिसका नाम था चित्रा। तो वो चित्रा उन मोर के बच्चों को खा ना जाए या फिर उनके ऊपर अटैक ना कर दे, इस वजह से उन्हें ऐसा करना पड़ता था। मोर के बच्चों के कारण जब लेखिका का कमरा गंदा होने लगा तो उन्होंने यह डिसाइड करा, उन्होंने ये बोला कि इन्हें वहाँ पर पहुँचा दिया जाए जहाँ जाली घर के अंदर और पंछी उन्हीं की तरह रहते हैं। तो ऐसा ही हुआ, उन्हें जाली घर के पंछियों के पास ले जाया गया जहाँ पर और भी पंछी रहते थे। मोर के बच्चों का वहाँ पहुँचते ही हलचल सी मच गई। जैसे ही वो मोर के बच्चे पहुँचे, पूरे जालीदार जो भी जाली के अंदर जो भी और पंछी रहते थे, जो भी और
पशु पक्षी रहते थे वो भी क्या करने लग गए, शोर मचाने लग गए, एक्साइटेड हो गए। कबूतर, खरगोश, तोता ये सब बहुत ज़्यादा खुश हो गए और इन्होंने जैसे ही मोर के बच्चों को देखा तो उनका ऐसे स्वागत किया जैसे कि परिवार में एक नववधू का होता है। नववधू मतलब जैसे एक दुल्हन आती है ना, किसी भी घर के अंदर शादी होने के बाद जब दुल्हन आती है ना नई, इसी तरीके से उन मोर के बच्चों का स्वागत हुआ। धीरे धीरे मोर के बच्चे बड़े होने लगे। मोर के सर की कलगी, किलगी क्या होती है, जैसे आपने मोर के सर के ऊपर एक उभार सा देखा होगा, उसे हम लोग किलगी बोलते हैं। वो कैसी होने लग गई, बड़ी होने लग गई, घनी होने लगी और साथ में वो चमकीली भी हो गई, मतलब शाइन भी करने लग गई। चोंच थोड़ी सी उसकी टेढ़ी हो गई और तेज भी, शार्प हो गई उसकी चोंच। ठीक है, गोल आंखें और नीली आभा चमकने लगी उसकी आंखों के अंदर। नीली गर्दन पर धूप छा तरंग उठती गिरती प्रतीत होती थी, मतलब जो उसकी गर्दन थी ना वो इतनी शाइन करती थी, बहुत अच्छी सी लगती थी देखने में। लंबी पूंछ और पंखों में इंद्रधनुष्य रंग झलकने लगा। ऐसा लगता था जब उसकी पूंछ को देखो, काफ़ी लंबी थी, कि जैसे इंद्रधनुष, जैसे इंद्रधनुष के अंदर 7 कलर्स होते हैं ना रेनबो के अंदर, ऐसे ही उसकी पूंछ के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देखने को मिलते थे। मोर के रूप के साथ उसके भाव के अंदर भी हमने देखा कि चेंज आ रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा मनमोहक था। मतलब मोर को देख के हर किसी का मन मोह जाता था। मोरनी का विकास तो उसकी तरह चमत्कारी नहीं हुआ, जैसे मोर का विकास हुआ था इतना सुंदर बन गया था, मोरनी इतनी सुंदर नहीं बनी। लेकिन जो उसकी गर्दन थी वो काफ़ी ज़्यादा लंबी थी, साथ में वो चंचल कलगी थी और पंख थे उसकी, और इसी के साथ साथ वो मोर के उपयुक्त मतलब कि जो मोर था उपयुक्त उसकी संगनी थी, मतलब उसके साथ में ही रहती थी, और जो उसका मतलब दोनों एक साथ बड़े हुए थे, तो उसने देखा था मोर को भी बढ़ते हुए और वो खुद भी बड़ी हुई थी। मोर की गर्दन नीली होने के कारण लेखक ने उसका नाम क्या रख दिया, नीलकंठ। और इसके साथ साथ जो मोरनी थी, मोरनी हमेशा उस मोर के साथ रहती थी, तो इस वजह से मोरनी का नाम उन्होंने रख दिया राधा। मोरनी हमेशा मोर के पीछे घूमती थी तो उसका नाम उन्होंने राधा रख दिया। कहती हैं कि उन्हें पता ही नहीं चला कि अपने स्वरूप और संस्कारवश मोर ने स्वयं को अन्य सभी जीवों का रक्षक और सेनापति कब नियुक्त कर लिया। इसका मतलब ये है कि मोर ने ये डिसाइड करा था कि वो सबको प्रोटेक्ट करेगा, और इस चीज़ को लेके लेखिका काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज थी। वह सबको लेकर सुबह ही उस स्थान पर पहुंच जाता जहां दाने बिखेरे जाते थे। दाने जो इनके खाने पीने की चीज़ होती है वो डालते थे, तो वहां पर वो इन सबको लेके पहुंच जाता था। वहां घूम घूम कर सबकी रखवाली करता था, और अगर किसी ने गड़बड़ की तो उसे दंडित भी करता था, मतलब उसे पनिशमेंट भी मिलती थी अगर कोई गलती करता था तो। वह चोट से खरगोश के बच्चे का कान पकड़कर तब तक उठाए रहता था जब तक वो चीखने ना लगे। जोर जोर से चिल्लाता था, खरगोश का बच्चा बचाओ बचाओ बचाओ, तब तक वो उसको उठा कर रखता था। उसके भय से फिर कोई भी जीव मोर को नाराज करने की कोशिश नहीं करता था। मोर का उन जीवों के प्रति प्रेम भी असाधारण था, मतलब ये नॉर्मल चीज़ नहीं थी जितना वो प्यार करता था उन सब जीवों को। जब वो मिट्टी पर अपने पंख फैलाकर बैठ जाता था तो सब उसकी लंबी घनी पूंछ पर खेल भी डिफरेंट टाइप के गेम्स भी खेला करते थे। ठीक है, इसी के साथ साथ एक दिन ना जाने कैसे एक सांप ने जाली के अंदर पहुंच एक शिशु खरगोश को मुंह में दबा लिया। एक सांप जाली के अंदर पहुंच गया और उसने शिशु खरगोश को अपने मुंह के अंदर दबा लिया। खरगोश की ची 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 सुनकर दूर झूले पर सो रहा नीलकंठ वहां पर तुरंत पहुंच गया। वो एक झटके में नीचे पहुंच गया जहां पर वो खरगोश था, और चोंच मार मार कर सांप को अधमरा कर दिया। सोचो, उस मोर ने सांप को मार दिया। खरगोश का बच्चा उसकी पकड़ से छूट तो गया, पर वो बेसुध पड़ा रहा। बेसुध मतलब कि बेहोश, उसको कोई पता ही नहीं था कि वो कहाँ पर है, उसको कुछ पता ही नहीं था, ऐसे वो पड़ा हुआ था। इस बीच राधा ने अपनी मंथ केका से सबको इस असामान्य घटना से अवगत कर दिया। उसने सारे जितने भी पक्षी थे ना, राधा ने एक ऐसी आवाज़ निकाली जिससे कि उसने सबको बता दिया कि भाई कुछ गलत हो गया है, फटाफट आओ। तो सब वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने देखा कि नीलकंठ ने किस तरीके से सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। रात भर
वो घायल खरगोश को अपने पंखों के नीचे रखे रहा। तो उसने क्या करा, जो घायल खरगोश का बच्चा था उसको अपने पंखों के नीचे रखा रहा रात भर कि कोई और एनिमल उसके ऊपर अटैक ना कर दे। लेखिका कहती हैं कि मोर के रूप और स्वरूप को देखकर ये समझ आ जाता है कि कार्तिक जी जो थे उन्होंने उसे अपना वाहन के रूप में क्यों चुना होगा। तो आप कार्तिक जी के बारे में शायद बहुत बच्चे नहीं जानते होंगे। अगर आपने भोले बाबा के बारे में जानते हो तो भोले बाबा के जो पुत्र हैं गणेश और कार्तिक, उनकी बात हो रही है। तो जो कार्तिक जी हैं उनकी सवारी मोर है। तो इसी वजह से मोर की इतनी अच्छी क्वालिटीज़ की वजह से ही लेखिका बोलती हैं शायद कार्तिकेय जी ने मोर को अपना वाहन के रूप में चुना होगा। मोर एक कला प्रिय वीर पक्षी है, परंतु हिंसक नहीं है। जो मोर होता है ये मतलब बहुत ज़्यादा आर्ट को लाइक करता है, डांस वगैरह करता है, लेकिन इसको लड़ना झगड़ना ज़्यादा पसंद नहीं है। ठीक है। वसंत आगमन पर मेघों की छाया के नीचे अपनी इंद्रधनुष्य पंख फैलाकर नीलकंठ एक सहज लय ताल में नाचता रहता। राधा उसके सामने तो नृत्य नहीं कर पाती थी, परंतु उसकी गतिविधियों में भी एक पूरक ताल परिचय मिलाती थी। तो इसका मतलब ये है कि जो ये पूरा डांस करता था नीलकंठ, उसके सामने वो राधा जो थी वो डांस नहीं करती थी, वो देखती थी उसे कि वो कितने अच्छे से डांस कर रहा है। नीलकंठ ना जाने कैसे जान लेता था कि उसका नृत्य जो है वो लेखिका को बहुत पसंद है। पता नहीं कैसे पता चल गया नीलकंठ को ये बात, और वो अक्सर लेखिका जैसे ही जालीदार घर के पास पहुंचती थी तो वो नृत्य चालू कर देता था, डांस करना स्टार्ट कर देता था। अतिथियों के आगमन पर भी वो अपना नृत्य शुरू कर देता था, डांस करना चालू कर देता था। उनकी विदेशी महिला मतलब जो महिला मित्र थी लेखिका की कुछ, वो आई थी घूमने के लिए। तो जब वो उनके घर पर पहुंचती हैं और मोर को उस तरीके से डांस करते हुए देखती हैं तो वो ये बोल देती हैं कि ये तो परफेक्ट जेंटलमैन है, और ऐसे बोलकर वो चली जाती हैं। मतलब परफेक्ट जेंटलमैन तो उसे ही बोलते हैं जो बहुत अच्छा आदमी होता है। तो इसी तरीके से मोर को लोग बोला करते थे उसके डांस की वजह से, और वो बहुत स्मार्ट भी था। दिन कार्यवर्ष लेखिका बड़े मियाँ की दुकान के सामने से गुजर रही थी। उन्होंने अपने ड्राइवर को बोला, रुको 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 रुको, जल्दी रुको। और वो जैसे ही बड़े मियाँ की दुकान के अंदर जाती हैं तो उनके पास एक और मोरनी रखी हुई देखती हैं जिसके पंजे टूटे हुए थे। ये ज़रूर चिड़ीमार का काम होगा। चिड़ीमार कौन होते हैं? जो इन पंछियों को पकड़ते हैं। तो ज़रूर इनको पकड़ने के चक्कर में उसने इसके पंजे तोड़ दिए होंगे। लेखिका ने 7 रुपये दिए बड़े मियाँ को और उस मोरनी को भी खरीद लिया। पंजों की मरहम पट्टी करने पर वो 1 महीने के अंदर ठीक हो गए और थोड़ा बहुत डगमगा के चलने लगी ये मोरनी। उसे जाली घर में पहुंचा दिया गया और उसका नाम रखा गया कुब्जा। कुब्जा ये एक ऐसा नाम होता है भाई, नाम के अनुरूप जो उसका स्वभाव था वो बिल्कुल सिद्ध हुआ। मतलब वो वैसी ही थी जैसा उसका नाम था। नीलकंठ और राधा को जब वो एक साथ देखती थी तो उन दोनों को मारने के लिए दौड़ती थी। उसने चोंच मार कर राधा की कलगी और पंख तोड़ डाले। नीलकंठ उससे दूर भागता पर वो उसके साथ रहना चाहती थी। किसी जीव जंतु ने उससे दोस्ती या फिर मित्रता भी नहीं करी थी। उसने राधा के 2 अंडे भी तोड़ डाले थे। उसके कारण राधा और नीलकंठ जो प्रसन्नता से रहा करते थे, अब उनकी प्रसन्नता का अंत हो गया था। प्रसन्नता मतलब कि बहुत खुश होकर सेटिस्फाई होकर रहते थे। कई बार नीलकंठ जाली से निकलकर भाग भी जाता था। एक बार कई दिन तक भूखा प्यासा नीलकंठ आम के पेड़ पर छिपा बैठा रहा। उसकी चाल में थकावट भी आ गई थी। जब नीलकंठ अब चला करता था ना तो बहुत थका थका सा लगता था और आंखें भी उसकी थकी हुई नजर आती थी। लेखिका को आशा थी कि कुछ दिनों में सब मिलकर रहने लग जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। 3-4 महीने के बाद अचानक एक दिन सुबह लेखिका को एक खबर मिलती है कि नीलकंठ अब नहीं रहा। ना उसे कोई बीमारी थी और ना ही उसके शरीर पर कोई चोट का निशान था। लेखिका ने उसे अपनी शॉल में लपेटकर संगम में प्रवाहित कर दिया। मतलब नीलकंठ की अब मृत्यु हो गई थी। राधा
नीलकंठ की प्रतीक्षा करती रहती थी और आशा करती थी कि पहले की तरह ही नीलकंठ वापस लौट आएगा। कुब्जा ने भी बहुत कोशिश करी नीलकंठ को ढूंढने की। उसने नीलकंठ को आम, अशोक, कचनार की शाखाओं में ढूंढने की कोशिश करी। एक दिन आम की शाखा से उतरते समय लेखिका की अल्सैशियन कुतिया से किसका पाला पड़ा? उसी मोरनी का पाला पड़ा, कुब्जा का। तो कुब्जा और अल्सैशियन एक दूसरे के सामने थे। कुब्जा की तो आपको पता ही है आदत, स्वभाव पता ही है कि वो हर किसी के ऊपर हमला करने लग जाती थी। तो उसने भी अल्सैशियन कुतिया के ऊपर हमला करने की कोशिश करी, लेकिन कुछ ही देर के अंदर उस अल्सैशियन कुतिया ने कुब्जा के गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए। जैसे ही उसने दांत गड़ाए, वहीं के वहीं पर कुब्जा की भी मृत्यु हो गई। इन तीनों पक्षियों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इनकी विभिन्न प्रकृति जो है उसके बारे में लेखिका बताती हैं कि कितना अलग अलग इनका नेचर था। थे ये सब मोर ही, लेकिन अलग अलग नेचर के बारे में हमें पढ़ने को मिला। राधा अभी भी नीलकंठ का इंतजार करती है। वो कभी कभी ज़ोर ज़ोर से ऊंची आवाज़ निकालती है और वो कै कै करके नीलकंठ को पुकारने की कोशिश करती है। नीलकंठ उसकी यादों में सदैव उसके साथ रहा। तो यहीं पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। अपने बेस्ट फ्रेंड का, जैसे राधा बेस्ट फ्रेंड थी नीलकंठ की, ऐसे ही अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है? सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।